आज की कहानी का अनवान है मजबूर मलका। किसी ज़माने का जिक्र है, एक मुल्क में एक बादशाह था जिसके दो बच्चे थे और अरशद और रज़िया। बादशाह और मलका अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और हर तरह इनके आराम और आसाइश का ख्याल रखते थे। मगर खुदा की मर्ज़ी किसी को दखल नहीं। अरशद अभी 9 साल का था और रज़िया सिर्फ 7 साल की। मलका का इंतकाल हो गया। बादशाह को मलका की मौत का बड़ा कलक हुआ और वो उदास रहने लगा। इस तरह 2 साल बीत गए। बादशाह बदस्तूर उदास रहता था, इसे अपनी तन्हाई का भी एहसास था और बच्चों की तरबियत की भी फ़िक्र थी। इसने सोचा अगर वो दूसरी शादी कर ले तो इसके बच्चों की तरबियत भी ढंग से हो जाएगी। चुनांचे इसने अपने सबसे बड़े जहाज़ के कप्तान को तलब किया और इसे हुक्म दिया कि जहाज़ को सोने, चांदी, जवाहरात, कीमती कपड़ों और दूसरे तोहफ़ों से लाद कर फ़ौरन रवाना हो जाओ। मुल्कों मुल्कों फिरो और हमारे लायक कोई खूबसूरत औरत तलाश करो। अगर वो हमारी मलका बनने पर रज़ामंद हो तो ये तहाइफ़ इसकी खिदमत में पेश करो और इसे जहाँ ले आओ ताकि हम इससे शादी करें। शाही फरमान सुनते ही कप्तान ने रवानगी की तैयारियां शुरू की। जहाज़ पर इंतहाई कीमती, नादार और नायाब चीज़ें लादीं और जहाज़ अपने सफ़र पर रवाना हो गया। जहाज़ बीच समंदर में था कि याकजाक गोटा अमड़ आई, तेज़ आंधियाँ चलने लगी, समंदर की लहरें आसमान से बातें करने लगी और जहाज़ इन लहरों में कागज़ की नाव की तरह डोलने लगा, जहाँ तक कि जहाज़ के चप्पू टूट गए और वो हवाओं के रुख रहमो करम पर रह गया। अब हवा जिधर इसे ले जा रहा था, खुदा खुदा करके तूफ़ान रुका और जहाज़ एक जगह साहल से जा लगा। लंगर डाले गए। कप्तान उतरा और मालूम करना चाहता कि जहाज़ किस जगह लंगर अंदाज हुआ है और ये कि बादशाह यहाँ के लिए किसी मलका की तलाश के इम्कानात हैं या नहीं। कप्तान दूर तक चला गया मगर आबादी के निशान तो दूर की बात, इसे दूर दूर तक कोई आदमी नज़र न आया। थोड़ी दूर और चलने के बाद इसे छोटी सी कटिया नज़र आई। इसने इससे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई। मैं अंधी हूँ, तुम्हें देख नहीं सकती, बताओ तुम कौन और यहाँ क्यों आए हो। कप्तान ने से बताया सख्त तूफ़ान ने हमें इधर धकेला है। फिर इसने बुढ़िया को बताया कि वो अपने मुल्क के बादशाह के लिए खूबसूरत मलका की तलाश में निकला और यहाँ भी वो इसी घर से आया है। इस जजीरे पर तुम्हें कोई ऐसी औरत ना मिल सकेगी। बुढ़िया ने कहा तो फिर हम किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। मेरा जहाज़ तूफ़ान से टूट गया है, मेरे आदमी इसकी मरम्मत कर रहे हैं। क्या मैं आज की रात तुम्हारी कटिया में गुजार सकता हूँ? कप्तान ने बुढ़िया से दरख्वास्त की। मेरी कटिया में इतनी गुंजाइश नहीं कि तुम रात यहाँ रह सको, मगर तूफ़ान अभी बाकी है, हवाएं तेज़ चल रही हैं, इसलिए तुम्हारे ठहरने की मुनासिब जगह भी यही है। खैर आ जाओ, जैसे तैसे गुजार लेंगे। बढ़िया ने कप्तान को अंदर बुला लिया। जैसे कप्तान इस कटिया में दाखिल हुआ, इसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। बाहर से नजर आने वाली ये झोंपड़ी अंदर से एक आलीशान महल थी। एक तरफ आतिशदान में आग जल रही थी, कमरों में कीमती फर्नीचर था, खाने की मेज़ पर सोने चांदी के बर्तन लजीज खानों से भरे रखे थे। बढ़िया ने इससे कहा अब तुम अपनी मदद आप करो, मैं तुम्हारी खिदमत करने से माजूर हूँ, खुद निकालो और जितना जी चाहे खा लो। कप्तान थका हुआ था, इसने खूब सैर कर खाना खाया। खाने के बाद कप्तान ने बढ़िया से पूछा अम्मा ऐसे वीराने में तुम तन्हा रहती हो? तन्हा ही समझो, मेरी सिर्फ एक लड़की है अज़रा, बस वो हम दोनों यहाँ रहते हैं। बुढ़िया ने कहा तो ज़रा अज़रा को जहाँ बुलाएं, मैं इसे देखूं। बुढ़िया ने पहले तो तरह तरह के अज़र किए, फिर किसी न किसी तरह अज़रा को बुलाने पर राज़ी हो गई। अज़रा आई। वो एक लंबी तड़ंगी दुबली पतली नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। इससे बेहतर औरत बादशाह के लिए कौन हो सकती है, ये इंतहाई हसीन है, कप्तान ने दिल में सोचा। कप्तान ने बड़ी बी से कहा मैं बादशाह के नाम पर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस लड़की को मेरे साथ जाने दे, इसे मुल्क की मलका बना दिया जाएगा। नहीं मियाँ, एक गरीब औरत की लड़की महल में कैसे रह सकती है, ये मलका बनने के लायक नहीं। बुढ़िया इनकार करती रही और कप्तान का इसरार बढ़ता गया। बिल आखिर बढ़िया इस शर्त पर राज़ी होगी कि अगर बादशाह इसे मलका बनाने पर तैयार ना हो तो ये कप्तान की ज़िम्मेदारी होगी कि इस लड़की को इस तक वापस पहुंचाए। कप्तान फ़ौरन राज़ी हो गया। दूसरे दिन कप्तान अज़रा और बुढ़िया को लेकर साहल पर आया। रात भर में इसके आदमियों ने जहाज़ की मरम्मत कर ली थी। तूफ़ान भी गुजर चुका था और वो रवानगी के लिए तैयार थे। कप्तान ने अज़रा को वो सारे तोहफ़े दिखाए, बड़ी बी को खुदाफिज़ कहा और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते बुढ़िया ने अज़रा से कहा जाओ बेटी खुदाफिज़, मगर देखो मुझे वो बड़ा पत्थर भेजना ना भूलना। चंद दिन में कप्तान अपने मुल्क वापस पहुंच गया। साहल पर बादशाह खुद इसे खुशामदीद कहने को मौजूद था। इसने अज़रा को देखा और कप्तान के इंतखाब की दाद दी।
अज़रा वाकई खूबसूरत थी और मलका बनने के लिए हर तरह मौजूद थी। चनाचा बादशाह ने धूमधाम से शादी कर ली। मुल्क भर में जश्न मनाया गया, चिरागा किया गया और राया ने बड़ी मसरत का इजहार किया। अज़रा अच्छी मलका साबित हुई। वो अरशद और रदिया से बड़ी मोहब्बत करती थी, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने देती थी। इसी दौरान बादशाह को एक जंगी मुहिम पर जाना पड़ा। इसने जंग की तैयारियां शुरू की और रवानगी से पहले इसने अज़रा से कहा, देखो ज़रा मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों का इसी तरह ख्याल रखना जिस तरह तुम मुझ पर भरोसा है, मगर मैं फिर भी तुम्हें खसूसी तवज्जो दिला रहा हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। और बादशाह जंगी जहाज़ पर चढ़ गया और दुश्मन की तरफ बढ़ा। इधर अज़रा बच्चों की देखभाल करती रही, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, इनके साथ खेल कूद में लगी रहती और तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करती और जब कभी तफरीह को निकलती इन्हें भी साथ ले जाती। एक रोज़ जब आसमान शफाफ था, खुशगवार हवाएं चल रही थीं, जो लोग साहिल समंदर पर तफरीह के लिए गए, बच्चे सिपियां बटोरने लगे। अज़रा ने कहा, लाओ मैं इन सिपियों से तुम्हारे लिए 2 खूबसूरत ताज तैयार कर दूँ। इसने सिपियां गूंद कर ताज तैयार किए और बच्चों के सिरों पर रख दिए। ये ताज इनके सिरों पर बड़े लग रहे थे। फिर वो साहिल पर पड़े हुए एक बड़े चकोर पत्थर के पास जा खड़ी हुई और बच्चों को भी इशारे से वहीं बुला लिया। इसने बच्चों से कहा, असल पत्थर पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगी। बच्चे पत्थर पर खड़े हो गए। जैसे ही दोनों इस पत्थर पर खड़े हुए, अज़रा ने कहा, खुल जा पत्थर, और पत्थर खुल गया। ये अंदर से खोखला था। बच्चे पत्थर के अंदर घुस गए और पत्थर फिर बराबर हो गया। शहज़ादी ने ज़ोर लगाकर पत्थर को समंदर की रुकी मौजों के हवाले कर दिया और ख़ुद रोती दाड़ती महल पहुंची और कहने लगी, बच्चे कहीं गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे। बादशाह के ग़ुलाम हर तरफ दौड़ पड़े, कोना कोना ढूंढा, मगर बच्चों का कहीं पता ना चला। आखिर सब लोग थक हार कर बैठ गए। ये पत्थर दरअसल जादू का था। इसके अंदर खोखला और ऊपर से सख्त था। इसके अंदर बच्चे बंद थे और इन्हें हवा पहुंच रही थी। ये पत्थर पानी में डूब भी नहीं रहा था, बल्कि बर्फ़ की सिल की तरह पानी के ऊपर तैर रहा था। न जाने कितने अरसे तक ये पत्थर पानी पे तैरता रहा और फिर एक जगह रुक सा गया। अरशद ने कहा, मालूम होता है पत्थर साहिल से आ लगा है, अब हम क्या करें? भैया मेरे ख्याल में तुम वही अल्फाज कहो जो मलका ने कहे थे, शायद पत्थर फिर खुल जाए। खुल जा पत्थर, अरशद ने कहा और पत्थर खुल गया। दोनों बच्चे जल्दी से निकल कर रेत पर आ गए। वो साहिल पर खड़े थे और दूर दूर तक किसी बस्ती का, किसी जानदार का निशान न था। अब हमें अपना घर खुद बनाना होगा, अरशद ने कहा और क़याम के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगा। आखिर इसे किसी कदर बुलंदी पर एक मुनासिब जगह मिल गई। इत्तेफाक से अरशद के पास 3 चीज़ें रह गई थी, एक चाकू, एक बांसुरी और एक छोटी सी बंदूक, जिस पर 3 चीज़ें इस वक्त बच्चों का सहारा थी। चाकू की मदद से अरशद ने लकड़ी की नोकदार कदालें बनाई और इनसे रेत खोद कर चारों तरफ से अहाता बनाया। फिर वो इधर उधर खारदार झाड़ियों भी काट लाए। इससे उन्होंने अपने नए घर की दीवारें और छत तैयार कर ली। अब इसने रज़िया को कहा, अगर रज़िया तुम आग जाओ, मैं जंगल से कुछ परिंदे मार लाता हूँ, इन्हें भून कर खा लेंगे। अरशद चला गया और थोड़ी देर में 2 फाख्ताएँ मार लाया। मगर जहाँ रज़िया हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, इसने कहा, भैया लकड़ियाँ तो तैयार हैं मगर माचिस नहीं है, जलाऊँ कैसे? अच्छा तुम ठहरो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, अरशद ने कहा और निकल खड़ा हुआ। बाहर निकल कर अरशद ने इधर उधर देखा और दूर तक आबादी के निशान न थे। वो चलता रहा जहाँ तक इसे एक छोटी सी कटिया दिखाई दी। इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर इसे कीमती साजो सामान नज़र आया। सामने ही आतिशदान था और एक बुढ़िया आतिशदान से अंगारे चुन रही थी। एक आधा अंगारा इसके बर्तन में जाता, बाकी फर्श पर बिखर रहे थे। अरशद ने सोचा, ये बढ़िया अपनी सूरत से कोई जादूगर नहीं मालूम होती, मगर है अंधी, वरना अंगारे इस तरह फर्श पर ना बिखरते। बहरहाल इसे तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी। वो चुपके से कटिया में दाखिल हुआ। एक टीन का खाली डब्बा नज़र आया। इसे लेकर वो आतिशदान के करीब पहुंचा, फर्श पर बिखरे हुए अंगारे बर्तन में भर लिए और चुपके से बाहर निकल गया। अपने घर आकर इसने अंगारे रज़िया के हवाले किए। इसने आग दहकाई और इस पर फाख्तें भूनी। दोनों ने खूब मज़े से खाना खाया। अरशद थक चुका था। अब दिन को शिकार की तलाश में वो बहुत मारा मारा फिरा था। इसे नींद आ रही थी। इसने रज़िया कहा, देखो रज़िया, झाड़ियाँ इकट्ठी करके अलाव रोशन कर लो, इस तरह जंगली जानवरों से भी हम महफूज रहेंगे और आग भी हमें मुहैया रहेगी। मुझे नींद आ रही है, मैं तो अब सोता हूँ। दोनों बहन भाई सोकर उठे तो अंगारा भी न था। लकड़ियाँ जलकर राख हो चुकी थी, इसलिए दूसरे रोज़ भी अरशद को आग की चोरी करनी पड़ी। मगर दूसरे दिन भी यही हुआ और फिर अरशद का मामूल हो गया। इस तरह कई दिन गुजरने के बाद बच्चों ने मकान को आरामदा बना लिया। वो कभी साहिल से मछली पकड़ लाते, कभी अरशद परिंदे मारता। इस तरह इन्हें खाने की कोई तकलीफ़ नहीं दी। एक दिन दोनों बहन भाई आग चोरी करने बुढ़िया की कटिया में पहुँचे।
तो वो दोनों पकड़े गए। बूढ़ी जादूगरनी ने दोनों को पकड़ा और बांध दिया। अरशद के पास चाकू था। उसने बड़ी मेहनत करके मेहनत से चाकू निकाला और रस्सियाँ काट के उसने अपने आप को और अपनी बहन को आज़ाद किया और वो झोंपड़ी से बाहर निकल आए। बाहर आकर इसने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ एक तरफ छुप जाओ, मैं कोई तरकीब लगाता हूँ। इधर जब बुढ़िया की आँख खुली तो इसने बच्चों की आहट सुन ली, मगर वो कुछ सुनाई ना दिया। वो साहिबान के खंभों तक आई और टटोल टटोल कर देखा तो बच्चे गायब थे। इसे सख्त गुस्सा आया और वो बाहर भागी। रज़िया ने जैसे ही बुढ़िया को देखा, खंदक के दूसरे सिरे पर खड़े होकर ज़ोर का कहका लगाया, अच्छा तो तुम यहाँ हो, वो अभी तुम्हें भागने का मज़ा सिखाती हूँ। बुढ़िया तेज़ी से आवाज़ की सिमत दौड़ी। अंधी तो थी। उधर अरशद ने पहले एक खंदक खोदी हुई थी, इसे खंदक नज़र ना आई। वो सर के बल खंदक में गिरी और इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। बुढ़िया ने खंदक में ही दम तोड़ दिया। अब अरशद और रज़िया की जान में जान आई और सीधे अपने घर गए। जब उन्होंने आग जलाई तो रात भर जलती रही। सुबह अंगारे मौजूद मिले। शायद बुढ़िया की मौत के साथ इसका तिलस्म भी टूट गया था, मगर बच्चे इस वीराने और तन्हाई से घबरा गए थे। इसकी नज़रें समंदर की तरफ लगी रहती थीं, शायद कोई जहाज़ इधर आए और इनके मुल्क तक पहुंचा दे। एक दिन वो दोनों बहन भाई साहल के किनारे बैठे थे। अरशद बांसुरी बजा रहा था और रज़िया सपियाँ चुन रही थी कि उन्होंने 3 जहाज़ों को दूर से गुजरते देखा। अरशद ने बांसुरी ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू की और रज़िया ने बेहाथ हिला हिला कर मदद के लिए दरख्वास्त की। शायद जहाज़ पर इनके इशारे समय लिए गए एक जहाज़ साल की तरफ आने लगा और जंगी जहाज़ सा इसके अरशे पर ख़ुद बच्चों का बाप मौजूद था। जहाज़ से एक कश्ती साहल पर भेजी गई और बच्चे जहाज़ पर पहुंचा दिए गए। बादशाह ने बच्चों को तज्जब से देखा और इनकी रोदात पूछी। बच्चों ने बताया कि माँ ने इन्हें एक जादुई पत्थर में बंद कर दिया था और फिर किस तरह जादूगर बुढ़िया की कैद से आज़ाद हुए। बादशाह ये दास्तान सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। इसने तय कर लिया कि वो मलका अज़रा को इसकी सज़ा ज़रूर देगा। चंद दिन बाद बादशाह अपनी मुल्क पहुंचा। अज़रा ने बच्चों को बादशाह के साथ देखा, फ़ौरन इसके कदमों पर गिर पड़ी और गड़गड़ाने लगी। इसने बताया कि वो बुढ़िया दरअसल इसकी माँ नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। मेरी माँ की मौत के बाद इसने मुझे अपने जादू में कैद कर लिया था। मैं इसके हुक्म पर से सरतापी नहीं कर सकती थी और इसकी पाबंद थी। इसके हुक्म के तहत मैंने बच्चों को इसकी तरफ भेजा था और आपके बच्चों की पुरानी दुश्मनी थी और इन्हें मार डालना चाहती थी। अब खुद बहादुर अरशद ने इसको ठिकाने लगा दिया। इसकी मौत के साथ इसके सारे तिलस्म भी टूट गए। मैं भी अब इसके हुक्म की पाबंद नहीं रही। मैंने जो कुछ किया इसकी सज़ा मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए, मगर मुझे अपने साथ रहने दीजिए और फिर देखिए मैं आपसे आपके बच्चों से कितनी मोहब्बत करती हूँ।